नमस्कार। स्वागत है आपका पिसुका एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। देखिए, ये सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। देखिए, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैंगे उन्होंने अपने लिए एक एसोसिएशन बना रखा है। और किस लिए बना रखा है? रीजनल कोऑपरेशन के लिए। मतलब जो दक्षिण एशियाई देश हैंगे उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना रखा है। आप इनके नाम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एशियाई लिखा है। इससे चलता है पता कि जो ये सार्क कंट्रीज हैंगे ये एशिया से बिलोंग करते हैं। तो ये एशिया का पूरा नक्शा है। देखिए, इस साइड को हम ईस्ट बोलते हैं, इस साइड को वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अभी आपने नाम देखा था सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन। तो एशियन का जो साउथ पार्ट हैगा ये उसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा उसको जूम करते हैं तो ऐसी कोई पिक्चर आएगी। तो सार्क कंट्रीज की बात करते हैं। तो सार्क कंट्रीज हैं वो 8 कंट्रीज हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितनी कंट्रीज हो गई? 8। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर आप इनको इसी क्रम में याद करते हैं तो इसको भूलना ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए, जो ये सार्क कंट्रीज हैंगी, जो ये सार्क इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, वो बना किसे रखा है? ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैगा और रीजनल पॉलिटिकल यूनिट ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया। देखिए, जो ये ग्रुप बनाया गया था इनका जो कल्चर हैगा वो भी मिलता जुलता है, इनकी जो समस्या है वो भी मिलता जुलता है, इनका कल्चर सेम है। इसीलिए ये संगठन बनाया गया था कि ये सब लोग मिलके आपस में व्यापार करके और एक दूसरे का सहयोग करके अपने सबका कल्याण कर सके, सबका विकास हो सके साथ में। तो इसलिए ये ग्रुप बनाया गया था। देखिए, जो ये जो 8 यहाँ पर आपको देश दिख रहे हैं जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। इन 8 देशों में पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो सिर्फ 3% हैगा, जिसमें से 2.4% इंडिया का ही हैगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा भाग इंडिया का हैगा। और इंडिया का अगर हम किलोमीटर में निकालते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में, तो आप 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर समथिंग निकल जाएगा। ये एरिया है भारत का। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं इन 8 देशों में, तो 25% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है वो कहाँ निवास करती है? इन 8 देशों में करती है। ये बहुत ह्यूज अमाउंट हैगा। देखिए, जो मालदीव हैगा ये हैगा मालदीव। इसमें जो इनकी जनसंख्या है 54 लाख हैगी। जो ये श्रीलंका हैगा इनकी कितनी है? तो अप्रोक्सीमेट 2 करोड़। इंडिया की 138 करोड़। पाकिस्तान की 22 करोड़। जो ये 22 करोड़ है इतनी तो हमारी मान लेते हैं, ये जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, जो ये हैगा यूपी, इतनी तो हमारी यूपी की ही जनसंख्या आएगी, थोड़ी सी कम होगी। अफगानिस्तान की 39 करोड़, नेपाल की 2.9 करोड़, भूटान की 77 लाख और बांग्लादेश की 16 करोड़। इस समय जो बांग्लादेश है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की 17.7% आबादी सिर्फ इंडिया में निवास करती है। देखिए, जो ये सार्क कंट्रीज हैं इनका फ्लैग के बारे में देखते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये सार्क कंट्री का लोगो है और ये हमारा प्यारा भारत का झंडा हैगा, ये भूटान का फ्लैग हैगा, ये बांग्लादेश का फ्लैग, अफगानिस्तान का फ्लैग, मालदीव्स का फ्लैग, नेपाल का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग और श्रीलंका का फ्लैग।
देखिए 8 जो 7 कंट्रीज हैंगे उनके अलावा कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हैगा यूएसए, ये हैगा एयू यूरोपियन यूनियन, ये हैगा चीन, ये हैगा जापान, ये हैगा साउथ कोरिया, ये हैगा ईरान, और ये हैगा ऑस्ट्रेलिया, और मॉरिशियस भी हैगा इसमें। तो टोटल इसमें 9 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैंगे, ये कंट्रीज बोल सकते हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम 1970 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे उस समय जियाउर रहमान, उन्होंने एक व्यापारिक गुट बनाने का प्रस्ताव पेश किया था इन साउथ एशियन देश में। उसके बाद मई 1980 में इस विचार को दोबारा विचार के लिए रखा गया। उसके बाद अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। ये श्रीलंका का मैप हैगा, और इस एरिया में कोलंबो 1981 में, उस समय इनकी राजधानी थी कोलंबो, वहां पे ये मीटिंग हुई थी। इस समय श्री जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की राजधानी हैगी, जो जस्ट कोलंबो के नीचे हैगी। अब बात करते हैं जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था। उस मीटिंग के अंदर चार्टर्ड परिभाषित किए गए थे, जिसमें संगठन के उद्देश्य दिए गए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार हैंगे। जैसे दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने, और सभी व्यक्तियों की स्वाभिमान के साथ रहने, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने, और आपसी विश्वास, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने। तो ये सारे अन्य विकासशील देशों को सहयोग और मजबूत करने के लिए ये सारे इनके उद्देश्य थे। तो इसे 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपना लिया गया। जो उद्देश्य थे, ये चार्टर था, इसको अपना लिया गया। उसके बाद 18 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के जो राजधानी है ढाका, उसमें इसकी स्थापना की गई। उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी, इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज थे, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें आप देख पा रहे हैं जो हमने ऊपर 8 देशों की बात करी, उसमें से एक देश अफगानिस्तान मिसिंग है। तो उस समय अफगानिस्तान इस सार्क कंट्रीज का मेंबर नहीं था। जो अफगानिस्तान हैगा वो 8वां मेंबर बना 2007 में, जब 14th समिट हुआ था। देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो जो इसका हेडक्वार्टर हैगा या फिर मुख्यालय या सचिवालय, वो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर इसका मुख्यालय या सचिवालय हैगा। अब इसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो संगठन है किस किस कार्य क्षेत्र में काम करेगा। तो ये कार्य क्षेत्र है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक और व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य। इसके कुछ प्रमुख अंग होंगे, जैसे राष्ट्रीय या सरकार के प्रमुखों की बैठक, ये बैठक होती है। विदेश सचिवों की स्थायी समितियां, कुछ समितियां होती हैं। सचिवालय के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। देखिए जो अभी हमने यहाँ पे कार्य क्षेत्र की बात करी है, इन कार्य क्षेत्र को संपूर्ण करने के लिए कुछ रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं कि उन कार्य क्षेत्र को पूरा किया जा सके। तो अलग अलग कंट्रीज में इनके सेंटर्स खोले गए हैं। जैसे एग्रीकल्चरल सेंटर खोला गया है ढाका में, और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर खोला गया है न्यू दिल्ली में, कुछ इस्लामाबाद में, मालदीव में, नेपाल में, पाकिस्तान में, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी खोला गया है इंडिया में। कल्चर सेंटर खोला गया है श्रीलंका में। ऐसे ही ये कई रीजनल सेंटर्स हैंगे जो सार्क द्वारा खोले गए अलग अलग कंट्री में। तो अब इनकी बात करते हैं सार्क समिट्स के बारे में। अब तक कितने समिट्स हो चुके हैं? तो अब तक 18 समिट हो चुके हैं,
और सर्वप्रथम समिट जो हुआ था वो 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब तक 3 बार इंडिया में इनकी समिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं वो कब कब हुई है। वो हुई है 1986 में, 1995 में और 2007 में। देखिए जो 18वां समिट हुआ था 2014 में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बन चुके थे और नेपाल में हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। उसके बाद ये समिट होने वाला था कहाँ पे? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। लेकिन इस समिट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद से आज तक अब तक कोई भी समिट नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेट इसको 7 ईयर्स हो चुके हैं कोई भी समिट हुए बिना। कारण समझते हैं कि कारण क्या था। देखिए 2016 में ही उरी अटैक हुआ था जो 18 सितंबर 2016 को हुआ था। इसमें हमारे 17 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। और जो ये हमला हुआ था इसमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था टेररिज्म को। तो इंडिया ने बोला कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा तब तक हम जो सार्क की समिट होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही कारण हैगा कि अब तक उसके बाद से कोई भी सार्क समिट नहीं हुई है। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड। सार्क 3 तरह के अवार्ड देता है जिसका नाम है सार्क अवार्ड, सार्क लिटरेसी अवार्ड और सार्क यूथ अवार्ड। ये 12 समिट में इसको अपनाया गया था। ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। जो सार्क लिटरेसी अवार्ड है वो 2001 में अपनाया गया था और जो सार्क यूथ अवार्ड है ये इंडिविजुअल को दिया जाता है, सिर्फ व्यक्ति को दिया जाता है। सार्क नीड टू बी रिवाइव्ड। सार्क की पुनर्जीवन की आवश्यकता है और क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। इस समय जो इंडिया हैगा वो क्षेत्रीय अलगाव से जूझ रहा है। जो चाइना हैगा, चाइना इस समय जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, इंडिया के पड़ोसी देश, उनमें ह्यूज मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उनका जो रूह हैगा वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। इससे इंडिया को बहुत नुकसान है। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये हैगा नेपाल का न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये आपको एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़ा कर रखा है इन लोगों ने। जो ये एरिया हैगा ये अंडर हैगा इस समय इंडिया के, बट नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैगा पाकिस्तान का मैप और सीपीईसी जो लाइन हैगी, ये सीपीईसी यहाँ से गया है, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान ने भी एक न्यू पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने जूनागढ़ को अपना बता रखा है, जबकि जूनागढ़ भारत का अंग है। देखिए 1.4 बिलियन डॉलर कोलंबो पोर्ट सिटी श्रीलंका में। देखिए जो चाइना हैगा वो ह्यूज मात्रा में श्रीलंका में निवेश कर रहा है। 1.4 बिलियन डॉलर वहां पर एक सिटी बनाना चाहता है जिसमें चाइना गवर्नमेंट की, सरकार की शासन चलेगा। वहां पे उनका खुद का पासपोर्ट चलेगा, वहां पे खुद का वहां पर संविधान होगा। उस सिटी में वो रहेगा श्रीलंका में, लेकिन वो एक तरह का स्मॉल चाइना बोल सकते हैं हम, ऐसा काम हो जाएगा। और आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जानते ही हैं कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज इसमें जुड़ चुकी हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका की हम बात कर चुके हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है। चाइना का बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह, छूट वगैरह चाइना ने दे रखी है बांग्लादेश को। यही सब हमारे लिए दिक्कतें हैं। देखिए सार्क एंड कोविड-19, अगर कोविड जो 19 हैगा इसका हमें अच्छे से इससे जूझना है, हमें इससे अच्छे से निकलना है बाहर, तो हमें अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करके बहुत सारे रिसर्च वगैरह करके, इसीलिए हमें सार्क की जरूरत है। अगर सार्क कंट्रीज के 8 देश मिलके इसको क्योर करने की कोशिश करें तो इसमें जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा ही नहीं 8 देशों का,
जो ट्रेड वगैरह जो दिक्कतें आ रही हैं वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। ये कुछ डाटा है जो WHO द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि कितने कितने लोग इन्फेक्टेड हैं कोविड-19 से, कितने लोगों की जान जा चुकी है, और सार्क में क्या क्या पॉपुलेशन हैगी। ये सारा डाटा है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। देखिए इंडिया एंड सार्क के बारे में देखते हैं कि इंडिया ने क्या रुतबा अपना रखा है सार्क के बारे में, और इंडिया ने सार्क के लिए क्या क्या किया है। जो इंडिया हैगा वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे पालन करता है, और इंडिया ने नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की है, जिसमें ऐसी ऐसी इन्होंने लाइनें बिछा रखी हैं जिससे वेल कनेक्शन हो सके अलग अलग कंट्रियों के साथ, जो इन्होंने सार्क कंट्रियों को इससे जोड़ा है। इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो वेल कनेक्टेड हो चुका है सार्क कंट्रीज के साथ, इस नॉलेज नेटवर्क के साथ, नेशनल नेटवर्क नॉलेज के साथ। देखिए इंडिया और अदर जो कंट्रीज हैंगे 7, इन सब ने मिलके एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खोली है, जिसमें मैनी ऑफ टाइप्स के मास्टर डिग्रीज PhD वगैरह इसमें कराए जाते हैं। इंडिया ने सेल्फ फंडेड द्वारा एक साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं ये GSLV MK2 के द्वारा भेजा गया था। इसका वेट यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12 ईयर्स के लिए हैगा, और जो यहाँ पर ये आप टोटल कॉस्ट देख पा रहे होंगे 450 करोड़। ये जितना भी कॉस्ट हैगा ये सारा इंडिया ने दिया है। अब बात करते हैं करंट लीडर्स ऑफ द सार्क। इस समय जो करंट लीडर्स हैंगे सार्क के कौन कौन से हैंगे, तो इंडिया की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी हैंगे। नेपाल की बात करें तो पहले KP ओली साहब थे, अब ये चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान हैंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये भूटान, ये इनके करंट लीडर्स हैंगे, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब बात करते हैं कि इंडिया अगर इसको पुनर्जीवित करना चाहता है तो इसके लिए वो क्या कर सकता है। देखिए अगर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं तो देखिए कि जो चीन घुसपैठ कर रहा है हमारे बॉर्डरों में, उसके बावजूद भी हमने संघाई सहयोग संगठन जो चीन द्वारा बनाया गया था, रूस भारत चीन मतलब RIC, इसमें चीन हैगा, और G20 जिसका एक मेंबर हैगा चीन, इन सब में हमने पार्टिसिपेट किया है, हम मीटिंग में गए हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ चीन भी कर रहा है लेकिन हम उसके साथ वहां जाके मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो हम उसके साथ मीटिंग क्यों नहीं कर सकते। तो हम अगर चाहते हैं कि सार्क दोबारा रिवाइव हो जाए तो हम पाकिस्तान के साथ एज ए ब्रदर जाके बात कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हम इसको दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। देखिए जो सार्क हैगा, इंडिया सार्क पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इंडिया अब बिम्स्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इसमें इस ग्रुप में पाकिस्तान नहीं। हम अगले किसी वीडियो में बिम्स्टेक के बारे में डिस्कस कर लें। आई होप आपको इससे कुछ नया मिला होगा जानने के लिए। थैंक यू।